हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। अरविंद एवन एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी को लगातार क्लास 9 टू 12 के सभी क्लास के सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार हम इस काम को कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर की बात करें तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में इसके पहले हम लोगों ने विलियन क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन 1 यानी चैप्टर 1 जिसका नाम है सोल्यूशन, ठीक है, विलियन, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि वन हाफ समीकरण क्या होता है। वन हाफ समीकरण जिसके लिए हमें फाइनल इक्वेशन मिला था PV इज इक्वल टू NST, ठीक है। क्या याद है आप लोगों को? याद है? भूल गए? ठीक है, यदि भूल गए तो पेज पलट लीजिए और यदि याद है तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर याद है। PV इज इक्वल टू NST, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था और उस दिन इस लेसन में हम लोगों ने यहीं तक कंप्लीट किया था। अब इसके आगे यदि हम लोग बात करें तो आज का लेक्चर इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि जो वन हाफ का समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें वन हाफ का समीकरण किन किन चीजों पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज वन हाफ समीकरण की सीमाएं, यानी वन हाफ समीकरण की सीमाएं या वन हाफ नियम की सीमाएं आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है हमारे पास वन हाफ नियम की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ वन हाफ लॉ, ठीक है भाई। विजुअल हो रहा है अच्छे से? चलिए दिख रहा होगा, मैं प्रयास करूंगा थोड़ा बड़ा लिख दूं, ठीक है। फिलहाल के लिए वन हाफ नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वन हाफ लॉ। सबसे पहली चीज कि केवल पहली कंडीशन यही है कि वन हाफ नियम का पालन केवल वही विलयन करते हैं जिनके अणु, यानी वही विलयन करते हैं जिसमें उपस्थित विलेय की मात्रा अवाष्पशील होती है। कैसी होती है? अवाष्पशील होती है। अवाष्पशील पदार्थ ही वन हाफ नियम का पालन करते हैं। अवाष्पशील पदार्थ ही वन हाफ नियम का पालन करते हैं। अब बात ये आती है कि अवाष्पशील पदार्थ का क्या होता है या किसे कहते हैं। यदि अवाष्पशील पदार्थ की बात की जाए तो अवाष्पशील पदार्थ वे होते हैं जो ना तो वियोजित होते हैं और ना ही संगुणित होते हैं, ठीक है भाई। कदो अभी ये क्या मतलब है कि वियोजित या संगुणित होने का क्या मतलब है? यदि वियोजित या संगुणित होने का मतलब यह है कि जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का ये जो सेगमेंट चल रहा है उसका नाम ही है अणुसंख्य गुणधर्म। जब नाम ही अणुसंख्य गुणधर्म है तो यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, यही तो है, यही तो पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। जब इसकी बात हम लोग कर रहे थे यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, तो यदि आपके पास जो पदार्थ है उस पदार्थ में यदि वन हाफ लॉ को हमने अप्लाई किया और PV इक्वल टू NST के अकॉर्डिंग उसमें अणुओं की संख्या अचानक से घट गई या अचानक से बढ़ गई, अचानक से घटने या बढ़ने की अवस्था में, अचानक से घटने या बढ़ने की अवस्था में क्या होगा? पदार्थ के अणुओं की संख्या में परिवर्तन आएगा। और जब पदार्थ के अणुओं की संख्या में परिवर्तन आएगा तो इस अवस्था में उसके गुण में भी परिवर्तन आएगा, उसका गुण भी परिवर्तित होगा, ठीक है। और यहीं पर यदि वो पदार्थ वियोजित हो जाए, वियोजित होने का मतलब यदि जब हमने डिजॉल्व किया तो उस समय 100 अणु थे, 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
लेकिन इसमें वियोजन का गुण होने की वजह से ये 100 अणु टूट गए, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 ना। जब अणुओं की संख्या 200 हो जाएगी तो अणुओं की संख्या में परिवर्तन आ गया, और जब अणुओं की संख्या में परिवर्तन आ गया तो उस अवस्था में हम ये कह पाएंगे ना, जब अणुओं की संख्या में परिवर्तन आ गया तो हम ये कह पाएंगे कि भाई अणुओं की संख्या में परिवर्तन आने के कारण इसके गुण में परिवर्तन आएगा। ठीक है। या संगुणित हो गया, संगुणित मतलब जुड़ जाना हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम 100 अणु लेके चले थे, 100 अणु आपस में संगुणित हो गए, मान लीजिए 100 नहीं हुए तो फिर भी कुछ इसमें से हो गए, तो यदि अणुओं की संख्या 100 थी और कुछ संगुणित हो गए, तो यदि मान लीजिए 20 अणु भी संगुणित हुए तो 20 अणु 20 अणुओं से जुड़ गए, तो 20 अणु जब 20 अणुओं से जुड़ गए तो वो 40 अणु मिलकर 20 अणु बनाए ना, तो यानी कुल मिला जुला के हमारे पास जो अणुओं की संख्या बची वो 80। जब अणुओं की संख्या 80 आई, पहले 100 थी, 100 से 80 हो गई, यानी अणुओं की संख्या में परिवर्तन आ गया। जब अणुओं की संख्या में परिवर्तन आ गया तो उस केस में अणु संख्या गुण धर्म जो वान हाफ नियम के लिए अप्लाई होता है, अब वो परिवर्तित होगा या नहीं होगा, बताइए। समझ में आ रही है ना बात? बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहली चीज, वान हाफ का नियम किस पे अप्लाई होता है? अवाष्पशील पदार्थों पर। ठीक है, किस पे अप्लाई होता है? अवाष्पशील पदार्थों पर, यानी अवाष्पशील पदार्थ ही वान हाफ नियम का पालन करते हैं। ठीक है, जो विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होते हैं। क्लियर है इतनी बातें? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो कह दो सर, यदि मान लीजिए हम कोई विद्युत अपघट्य ले ले, यदि मान लीजिए हम कोई विद्युत अनअपघट्य ले ले, अनअपघट्य, तो क्या ये जो विद्युत अनअपघट्य है इनको मिलाने पर वान हाफ नियम, इनको मिलाने पर वान हाफ का जो नियम है वह संतुष्ट होगा या फिर वहां पर भी वान हाफ का नियम अप्लाई नहीं होगा? तो भाई देखो, एक चीज समझो। सबसे पहली चीज, जब किसी विलयन में या फिर किसी विलायक में आप अनअपघट्य पदार्थ को मिलाते हो, ठीक है, अनअपघट्य पदार्थ को मिलाते हो, तो अनअपघट्य पदार्थ को मिलाने पर विलायक में उपस्थित विलायक के अणुओं की संख्या की मात्रा बढ़ जाती है, और अणुओं की संख्या की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, तो वहां पर वान हाफ नियम तो अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, यानी वान हाफ नियम का पालन होगा ही नहीं। क्लियर है भाई? ठीक है। दूसरी बात, यदि कह दो कि सर दूसरा क्या है, ठीक है, तो दूसरी चीज, तो सबसे पहली चीज ये बात तो समझ में आ गई, यानी कि ऐसे यौगिक जो संगुणित या वियोजित नहीं होते हैं, संगुणित या वियोजित नहीं होते हैं, उन पर ही वान हाफ नियम अप्लाई होता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया यहां पर कि अवाष्पशील पदार्थ ही वान हाफ नियम का पालन करते हैं, यानी संगुणित और वियोजित नहीं होते हैं। लेकिन यहीं पर एक बात यह कह दिया जाए, क्या कि जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं, जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं, ये सब वाष्पशील पदार्थ वान हाफ नियम, वान हाफ नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कदू सर ये क्या है? अब समझो थोड़ा ध्यान से। सबसे पहली चीज, यदि वाष्पशील पदार्थ की बात की जाए तो वाष्पशील पदार्थ जो होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, किसकी? वियोजित होने की, वियोजित होने की, और दूसरा संगुणित होने की, संगुणित होने की। ठीक है, तो यदि उसमें वाष्पशील पदार्थ के अंदर वियोजित और संगुणित होने का गुण है, तो संगुणित और वियोजित होने की इस प्रॉपर्टी के कारण उसके अणुओं की संख्या में परिवर्तन दिखाई देगा, और जब अणुओं की संख्या में परिवर्तन दिखाई देगा तो उस केस में उसका वान हाफ नियमानुसार उसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाएगा। जब उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा तो वो वान हाफ नियम का पालन ही नहीं करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
क्लियर है बेटा यहां तक? यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समपराशारी विलयन। समपराशारी विलयन। अब बात यह आती है कि सर समपराशारी विलयन, समपराशारी विलयन। अब बात यह आती है कि समपराशारी विलयन कहते किसे हैं भाई? ठीक है सॉरी, बात यह आती है कि समपराशारी विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, समपराशारी विलयन कहते हैं। मतलब यह है ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं समपराशारी विलयन कहते हैं। समपराशारी विलयन कहलाते हैं। तो मतलब बताइए सर, मतलब यानी कि यदि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, यदि कोई सॉल्यूशन है, यदि इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि इसका जो इसका परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो मान लीजिए 760 Hg/mm है, ठीक है। तो यदि बाद में भी कभी यदि इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर ही प्रेशर देखा जाए तो टेम्परेचर यदि वही है तो प्रेशर भी वही होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि इसका T1 और इसका प्रेशर P1 और इसका टेम्परेचर T2 और इसका प्रेशर P2 है, तो यदि हम ये कह दें कि T1 T2 के बराबर है, तो P1 P2 के बराबर होगा, ठीक है। समपराशारी विलयन की परिभाषा के अनुसार यदि दो विलयन हैं, एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, एक का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, तो उस अवस्था में यदि T1 और T2 आपस में बराबर हुए, तो P1 और P2 भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? बोलो। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो इस केस में थोड़ा ध्यान से देखो, एक समीकरण बनाएंगे हम लोग कि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि P = CST। कह दो नहीं सर ये कहां पढ़ा है? तो भैया C = N/V होता है ना, तो यहां से रिप्लेस करोगे तो P = N/V = ST = PV = NST। ये पढ़ा है ना? ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? ठीक है, यदि पढ़ रखा है तो फिलहाल के लिए ये मानिए कि P = CST, ठीक है, P = CST। अब इस केस में मान लीजिए कि दो सोल्यूशन हमने लिया था, उसका P1 बराबर है P2 के और T1 बराबर है T2 के। यदि P1 बराबर है P2 के और C1 बराबर है C2 के लिए, तो पराशारी विलयन के लिए C1 बराबर होगा C2 के। C1 बराबर होता है C2 के। यदि C1 बराबर हुआ C2 के, तो ये बताइए इस पहले पदार्थ C1 के लिए N1/V1 बराबर होगा क्या N2/V2 के? बताइए भाई, जल्दी बोलिए।
क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, n/v होता है ना। तो यदि C1 के लिए बात करेंगे तो n1/v1 हो जाएगा, C2 के लिए बात करेंगे तो n2/v2 हो जाएगा, और यदि C1 C2 के बराबर है तो n1/v1 बराबर होगा n2/v2 के। यहीं पर एक समीकरण मिलके आता है आपके पास कि n1v2 इज इक्वल टू n2v1। बोलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है? समपरासारी विलयन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कह दो हाँ सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन कुछ और फार्मूला बन जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बना देंगे, आइए थोड़ा समझते हैं पहले। ठीक है, आपको यदि बात करें तो n क्या है, सॉरी, यदि बात करें तो n क्या है भाई, n क्या है? तो n मोलों की संख्या है ना। क्या है? मोलों की संख्या। यदि n मोलों की संख्या है तो आपको इस बात का पता होगा कि n बराबर भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है। यदि n बराबर भार बटे अणुभार होता है तो n बराबर W/m होता है, W/m होता है। यदि n1 के लिए लिख रहे हो तो हम लिख सकते हैं, यहीं से देख लीजिए, n1 के लिए लिख रहे हो तो हम लिख सकते हैं W1/m1 इंटू V1 बराबर W2/m2 इंटू V2। ये रहा दूसरा समीकरण। ठीक है, समपरासारी विलयन के लिए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, समपरासारी विलयन के लिए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। क्लियर है भाई? बोलो, ठीक है, क्लियर है? ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यदि यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे समदाबी विलयन। क्या बात है? समदाबी विलयन, समदाबी विलयन। अब बात ये आती है कि समदाबी विलयन क्या होता है भाई? समदाबी विलयन किसे कहा जाता है बताइए? यदि समदाबी विलयन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे विलयन जिसके दाब समान हो। ठीक है, ऐसे विलयन जिसके दाब समान हो उसे समदाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा सुनिए, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन, विलयन जो समान ताप पर, समान ताप पर, ताप पर समान दाब, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान दाब रखते हैं, समान ताप पर समान दाब रखते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। समदाबी, समदाबी विलयन कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्लियर है? यानी समदाबी विलयन क्या होता है भाई? तो यानी ऐसे विलयन जो, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान दाब रखते हैं। कुछ जगहों पे यदि किताब में देखेंगे तो दाब की जगह वाष्प दाब लिखा होगा, तो टेंशन नहीं लिख गया। ठीक है, समान वाष्प दाब रखते हैं, बात कही है ना। ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान दाब या समान वाष्प दाब रखते हैं उसे समदाबी विलयन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलो, क्लियर है? ठीक है, कह दो हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई, कुछ और पॉइंट समझ लो थोड़ा सा, नोट करके, नोट करके इसके अंदर समझो थोड़ा ध्यान से। यदि कोई समदाबी विलयन है, ठीक है, समदाबी विलयन है, तो उस केस में यदि अर्धपारगम झिल्ली से, समदाबी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने के बाद परासरण की क्रिया नहीं होती है, परासरण नहीं होता है। मतलब यदि कोई समदाबी विलयन है, समदाबी विलयन, समदाबी विलयन, विलयन को अर्धपारगम में, अर्धपारगम में, अर्धपारगम में झिल्ली से, झिल्ली से पृथक करने के पश्चात, करने के पश्चात
पश्चात परासरण परासरण नहीं होता है, परासरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? परासरण नहीं होता है। यानी समदाबी विलयन है तो समदाबी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दिया, यानी अलग कर दिया, तो उसके पश्चात परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है इसमें। ठीक है, और एक बात यहीं पर और जानिएगा थोड़ा, ठीक है, स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जो समदाबी विलयन होते हैं, जो समदाबी विलयन होते हैं वो समपरासारी भी होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा समदाबी विलयन समपरासारी होते हैं, लेकिन समपरासारी विलयन समदाबी नहीं होते। ठीक है, यानी समदाबी विलयन समदाबी विलयन समदाबी विलयन समपरासारी होते हैं, समपरासारी होते हैं, सब परासारी होते हैं। यह बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि समदाबी विलयन जो होते हैं वो समपरासारी होते हैं, लेकिन जो समपरासारी विलयन होते हैं वो समदाबी नहीं होते हैं। यानी समदाबी विलयन समपरासारी होते हैं, लेकिन समपरासारी विलयन है तो जरूरी नहीं है कि वो समदाबी होगा, ऐसा कोई अति आवश्यक नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बोलो भाई। ठीक है, यदि बात समझ में आ गई तो आगे बात कर ले। ठीक है, ठीक है, चलिए अगली हेडिंग हमारे पास है अति परासारी विलयन। अति परासारी विलयन। अति परासारी विलयन, ठीक है, क्या होता है भाई? अति परासारी विलयन क्या होता है? अति परासारी विलयन कहते किसे हैं पहले समझो, अब थोड़ा ध्यान से। यदि आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी, ठीक है, दो सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी, यदि दोनों का टेंपरेचर सेम है, दोनों का टेंपरेचर, इसका भी टी है और इसका भी टेंपरेचर टी है, तो इस अवस्था में यदि इसका प्रेशर P है, P1 कर लेते हैं, इसका प्रेशर P2 कर लेते हैं। अब इस केस में यदि P1 इज ग्रेटर देन P2, तो यानी सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं कि दो विलयन जो समान ताप पर रखे हैं, उनमें से जिसका वाष्प दाब अधिक होगा उस विलयन को अति परासारी विलयन कहेंगे। ठीक है, जब दो विलयन समान ताप पे रखे हों, उनमें से जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा वह समपरासारी कहलाएगा। और इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो टेंपरेचर दोनों का T है, प्रेशर एक का P1 है और एक का P2 है, जिसमें P1 की वैल्यू ज्यादा है, तो सॉल्यूशन A जो होगा वह समपरासारी कहलाएगा, सॉरी अति परासारी विलयन कहलाएगा, सॉरी अति परासारी विलयन कहलाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं चीजें? यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो अगली टॉपिक की ओर चलेंगे हम लोग, और अगली टॉपिक में, मतलब अगला कोई टॉपिक नहीं है, उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे। एक पॉइंट समझेंगे, पॉइंट यह है कि अति परासारी विलयन, अति परासारी विलयन, अति परासारी विलयन, ठीक है, अति परासारी विलयन को अल्प परासारी विलयन, अति परासारी विलयन को अल्प परासारी विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम में, पारगम में झिल्ली द्वारा पृथक करने पर या अलग करने पर, ठीक है, द्वारा अलग करने पर, अलग करने पर
करने पर विलायक के अणु विलायक के अणु विलायक के अणु विलायक के अणु का प्रवाह, अणुओं का प्रवाह, ऐसे लिख लो, अणुओं का प्रवाह अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर हो जाती है। अल्प परासरी विलयन से अल्प परासरी विलयन से अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर हो जाती है। फिर समझिए भाई क्या लिखा है। यदि अति परासरी विलयन को अल्प परासरी विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर, यदि मान लीजिए एक सोल्यूशन है जिसमें अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन दोनों मिक्स है। अब क्या होता है, ये बात हम लोगों ने अभी भी की, ठीक है, दोनों मिक्स है। यदि इनको अलग अलग कर दिया जाए, किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा इनको अलग अलग करने पर विलायक के अणुओं का प्रवाह, जो इसमें विलायक के अणु होंगे उसका जो प्रवाह होगा वह अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर हो जाती है। यानी अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, ये प्रवाह होता है। बोलो भाई, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, तो अगला बात करेंगे हम लोग वांट हाफ समीकरण के उपयोग। वांट हाफ समीकरण के उपयोग, वांट हाफ समीकरण के उपयोग। ठीक है, वांट हाफ समीकरण के उपयोग। वांट हाफ समीकरण का उपयोग, पहली पॉइंट, अवाष्पशील यौगिकों के लिए के विलयनों के लिए के परासरण दाब की गणना करना। मतलब सबसे पहली चीज, वांट हाफ समीकरण का प्रयोग कब होता है भाई, या क्यों होता है भाई? तो वांट हाफ समीकरण का उपयोग जो होता है वह अवाष्पशील पदार्थों का यदि विलयन बनाया जाए तो उसके परासरण दाब की गणना करने के लिए वांट हाफ नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ या यौगिक लिख लीजिए, अवाष्पशील यौगिकों के अवाष्पशील यौगिकों के विलयन का परासरण दाब, विलयन के परासरण के लिख लीजिए, विलयन के परासरण दाब की गणना करना, दाब की गणना करना। ठीक है भाई, यानी अवाष्पशील यौगिक के विलयन के परासरण दाब की गणना करने के लिए वांट हाफ नियम का प्रयोग किया जाता है। यह रही पहली बात। दूसरी बात यदि हम लोग करें कि दूसरा और क्या करते हैं भाई इसकी सहायता से, तो दूसरा, परासरण दाब ज्ञात होने पर अवाष्पशील यौगिकों के अणुभारों की गणना करना। यानी वांट हाफ समीकरण का प्रयोग, यदि कोई यौगिक आपके पास है या कोई सॉल्यूशन आपके पास है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, लेकिन उसमें जो पदार्थ डिजॉल्व है, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ जो उसमें मिला हुआ है, जो अवाष्पशील यौगिक को उसमें घोला गया है, उसका अणुभार ही नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि पराशर दाब ज्ञात होने की अवस्था में, पराशरण दाब ज्ञात होने की अवस्था में, यानी पराशर दाब ज्ञात होने की अवस्था में अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील यौगिक, अवाष्पशील यौगिक, अवाष्पशील यौगिक, यौगिक के अणुभार की गणना करना। ठीक है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम सेम चीज वही, ठीक है, वही आपके पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। वान ठाप समीकरण का उपयोग में पहली पॉइंट ये लिखी है कि अवाष्पशील यौगिक के विलयन के पराशर दाब की गणना करने के लिए वान ठाप नियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या लिखा है, यदि यौगिक का पराशर दाब ज्ञात हो, पहले वाले में पराशर ज्ञात कर रहे थे, दूसरे वाले में यदि आपको ज्ञात हो तब क्या करोगे आप, तो पराशर दाब यदि ज्ञात हो तो उस अवस्था में अवाष्पशील यौगिक जो उसमें घोलकर विलयन बनाया गया है उसका अणुभार, उसका एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये बातें? बोलो भाई, क्लियर है इतनी बातें? बोलो, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? इतनी चीजें यदि समझ में आ रही हैं तो फिर इसके आगे हम लोग 2 क्वेश्चन लेते हैं और आपको वान ठाप समीकरण पर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद राउल्ट नियम की बात हम लोग करेंगे। देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो किस पे अप्लाई होने वाला है, तो वान ठाप समीकरण पे अप्लाई होने वाला है। क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम, 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर, कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का पराशरण दाब 1.18 वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी अभी उपयोग के अंदर आप पढ़ के आए हो, एकदम सेम उसी पे क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, एकदम सेम उसी पे क्वेश्चन भी आ गया ना भाई। थोड़ा ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम, 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ कौन सा पता नहीं है, ठीक है, कौन सा पदार्थ है पता ही नहीं है ये बात, ठीक है। जब ये बात ही नहीं पता है, ठीक है, तो उस केस में जब ये बात ही नहीं पता कि कौन सा पदार्थ है तो अणुभार निकालना तो मुश्किल होगा ना थोड़ा सा। तो अब उस केस के लिए हम क्या करेंगे, वान ठाप नियम का प्रयोग करेंगे, वान ठाप समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पदार्थ में 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का पराशरण दाब, पराशरण दाब कितना हो जाता है भाई, पराशरण दाब 1.18 वायुमंडल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी एटॉमिक वेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चीज लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी हल, हल के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर हालांकि फार्मूले में यूज नहीं होना, लेकिन फिर भी लिख लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस यानी 10 + 273, क्योंकि केल्विन में चाहिए हमें हमेशा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 283 आ जाएगा, 283 केल्विन लिख लीजिए।
उसके बाद 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, इसे डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो यही हमारा विलेय है। तो विलेय का भार दिया है W 10 ग्राम, M के बारे में पूछा ही गया है, ठीक है। उसके बाद 1 लीटर विलेन, आयतन दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। उसके बाद घोलने पर प्राप्त विलेन का परासरण दाब यानी P दिया हुआ है 1.18 वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, जैसा कि हमने लिख दिया। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यदि हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू NST, यही तो होता है, PV इज इक्वल टू NST, क्लियर है भाई, PV इज इक्वल टू NST, ये होता है हमारे पास। आपको S की 3 वैल्यू हमने इसके पहले वाले लेक्चर में लिखवा रखी है, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। यदि याद होगा तो कमेंट करके तीनों वैल्यू जरूर बताइएगा कि हाँ सर S की ये वैल्यू होती है, और हाँ यूनिट के साथ कमेंट करके बताइएगा कि सर ये S की ये वैल्यू इस यूनिट में, ये वैल्यू इस यूनिट में, ठीक है। चलिए अब PV इज इक्वल टू NST, PV इक्वल टू NST में P की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है, S की वैल्यू हमें पता होती है, T की वैल्यू भी पता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है N, तो N बराबर, N में क्या निकालना है, W दिया है, यानी कि इसको थोड़ा सा और अच्छा कर ले, PV इज इक्वल टू W बाई M इंटू S इंटू T, तो हमें तो ये वाला M निकालना है ना, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WST अपान PV, WST अपान PV, यही तो आएगा। यदि यही आएगा तो सारी वैल्यू तो आपको पास गिवन ही है, रख दो भैया, रखोगे तो क्या मिलेगा, तो M इज इक्वल टू, जब आप पुटअप करना शुरू करोगे तो W की वैल्यू कितनी है भाई 10 ग्राम, 10 रख दो। S की वैल्यू कितनी है, S की बहुत सारी वैल्यू आपके पास है, सोच के बताओ कौन सी रखेंगे, ठीक है। और रही बात कि ये क्यों रखेंगे, तो सबसे पहली चीज आपका जो प्रेशर है वो भी वायुमंडल में है, वॉल्यूम जो है वो भी लीटर में है, ml में नहीं है, मतलब कि ये सबके सब MKS सिस्टम में है, तो MKS सिस्टम में यही वैल्यू हमने आपको बता रखी थी, ठीक है, यही वैल्यू आपको बता रखी थी। इसके अलावा एक और वैल्यू बता रखी है, ठीक है, वो भी इच्छा करें तो वो भी रख सकते हैं। इनटू क्या आ जाएगा T, T कितना है भाई, T की वैल्यू 283 अपान P की वैल्यू कितनी है 1.18 इंटू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी रखेंगे पहले ही बताओ, जनरली V की वैल्यू 1 लीटर रखें या 1000 ml रखें, क्या रखोगे भाई। जैसा कि आपको अभी भी समझाया मैंने कि ये MKS सिस्टम में है, तो MKS सिस्टम में आयतन लीटर में होता है, ना कि ml में होता है, ठीक है। किस में होता है, लीटर में होता है, तो यदि लीटर में होगा तो यहां सीधे सीधे क्या रखोगे 1, तो M की वैल्यू यहां रखने के बाद ये आ जाएगा 0.821 इंटू 283 अपान 1.18, क्लियर है, ये हो गई M की वैल्यू, ठीक है। ये सारी फाइनल वैल्यू रही, ठीक है। अब ये सारी फाइनल वैल्यू रही तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा सर, या इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहली चीज यदि इसके कैलकुलेशन की बात करें तो ये अणुभार है, और अणुभार का मात्रक नहीं होता है, का तो कैसे नहीं होता है, आप अपने मरने से नहीं लिखेंगे, अरे भाई देखो देखो 6C12 जब आप लिखते हो तो क्या इसमें कहते हो क्या कि 12 ग्राम या 12 किलोग्राम, AMU होता है, आप लिख सकते हो एटॉमिक वेट, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं लगता, ठीक है। देन फिलहाल के लिए M की बात करते हैं, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे जो फाइनल आंसर इसका आएगा वह आएगा 196.90, ठीक है, कितना आएगा 196.90, ये इसका एटॉमिक वेट रहा, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 196.90, ठीक है, 196.90, क्लियर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपके लिए हमारे पास है, ठीक है, एकदम बढ़िया सा मस्त आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किया वो क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, ठीक है, यूपी बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है, हाँ बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है एक बार का, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पर, क्वेश्चन ये है 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया, 5% यूरिया, ठीक है,
यूरिया का अणु सूत्र क्या होता है? यूरिया का अणु सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2, ये होता है यूरिया का अणु सूत्र। यूरिया विलियन 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 का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलियन का परासरण दाब, का परासरण दाब, परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझो तो आपको क्या दिया है, 27% 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया बिलियन का परासरण दाब है, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन यदि हल की बात करें तो हल के अंदर थोड़ा देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस आप इसे लिख सकते हो 273 + 27 बराबर क्या आएगा, 300 केल्विन। 300 केल्विन। आपको और क्या दिया है, तो अणुभार निकाल लोगे। W की बात करें तो NH2CONH2 निकाल लेना, ठीक है। यदि सॉरी वेट नहीं, M की वैल्यू बात करें वो निकल जाएगा, ठीक है। W के बारे में कुछ नहीं दिया, बस केवल दिया है 5%। P तो निकालना ही है आपको, S आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और V के बारे में भी आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। P निकालना है, S के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर पहले तो ये बताइए कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में W कितना है। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो 100 ml में होता है, या 100 ml में या 1000 ml में, लेकिन एक्सपेरिमेंटल हम बात करते हैं तो 100 ml में बात करते हैं। तो 100 ml में बात करते हैं तो 5% है, 5% मतलब 100 ml का होगा तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम का 5% यानी 5 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 5 ग्राम, ठीक है। यानी T मिल गया, W मिल गया। अब M की बात कर लें तो सबसे पहली चीज समझो, M यूरिया, यूरिया का अणु भार निकालने आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर नाइट्रोजन का 2 अणु यानी 2 × 14, कार्बन का 1 अणु यानी 1 × 12, हाइड्रोजन का 4 अणु यानी 1 × 4, और ऑक्सीजन का 1 अणु यानी 1 × 16, ठीक है। इसको लिखोगे तो 14 दूना 28, 12 4 16, ठीक है। 28 और 12 40 हो जाएगा, 40 और 20 60 आ जाएगा, यानी अणुभार कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। अणुभार कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। अणुभार 60 आ जाएगा। प्रेशर आपको निकालना है, और S की वैल्यू की बात करें तो S की वैल्यू क्या लिखोगे अब, ठीक है। S की वैल्यू आप क्या लिखोगे ये बता दो। तो वही वाला यार, पुराना अभी तो लिख के आए, 0.0821 लिखो जल्दी से, काहे नहीं लिखोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन V की वैल्यू, V तो अपने को पता ही नहीं है। तो V, एक चीज समझो, V की वैल्यू की बात करें तो टोटल 100 ml में बात कर रहे हैं, 100% में बात कर रहे हैं। जो 100% है 100 ग्राम में बात कर रहे हैं। तो यदि V की वैल्यू बात करें तो 100 ml में बात कर रहे हैं, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इतना आ जाएगा। कह दो नहीं सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे लिखोगे तब, 1/10 लीटर, 1/10 लीटर, ठीक है। ये V की वैल्यू आ गई। कह दो नहीं सर और अच्छा लिखिए, तो 0.1 लिख देना, 0.1 लिख देना। अब तो क्लियर हो गए सारे। यदि अब सारे क्लियर हो गए तो इस केस में इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में ये सारे क्लियर हो गए तो वैल्यू पुटअप करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। क्या निकालना है, PV = W/m × ST, यही तो है हमारे पास। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो निकालना है P की वैल्यू। तो P = WST/m × V। W की वैल्यू कितनी है, 5, S की वैल्यू क्या है 0.0821, T की वैल्यू कितनी है 300, अपान M की वैल्यू कितनी है। इस M की वैल्यू की बात करें तो M आपके क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, और V की बात करें तो V क्या है 0.1। जब आप इस P को कैलकुलेट करेंगे फाइनल, तो फाइनल कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, आइए थोड़ा सा कर लेते हैं। ये 12 आ जाएगा जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 300 इसको दे दो, यानी कि आ जाएगा 8.21, 8 ये आ जाएगा 8.21 × 3/12 × 0.1। 3 से काटो ये 4 बार में कट जाएगा, दशमलव यहाँ से हटाओ यहाँ से हट जाएगा, यानी 82.1/4 ये आ जाएगा।
82.1/4 जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा 20.53 वायुमंडल। ठीक है बेटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये पी की वैल्यू आ गई। पी की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 20.53 वायुमंडल। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये जो बातें आपको समझ में आई इसके साथ हम लोग आज यहां पर इतना ही रखते हैं। कल इसके साथ हम लोग मिलेंगे राउल्ट्स लॉ और इसके बाद इसके साथ साथ वासुदेव अवनमन, हिमांक उन्नयन, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।